महात्मा गांधी जी उनसे 60 साल छोटी पर्सनल डॉक्टर और उनके अपने पोती 19 साल की मोनू और आभा को नंगा करके बिस्तर में सोए हुए थे। गांधी जी को जबरदस्ती डिब्बे से घसीटकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया एक ठंडी रात में बिना सामान अकेले। नाथुराम गोडसे सामने आया और गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां मारकर भागे नहीं बल्कि सरेंडर कर दिए और कोर्ट में गोडसे गांधी जी को मारने की ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर जज समेत सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी क्या वजह थी और गांधी जी 19 साल के लड़कियों को नंगा करके अपने बिस्तर में क्यों सुलाते थे, चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिम इंडिया के गुजरात राज्य के एक कोस्टल शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश रूल के दौरान काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के मुखिया थे। वो तेली कास्ट से आते थे जो उस समय का एक वैश्य कम्युनिटी था, यानी वो लोग व्यापार करते थे। गुजरात भाषा में गांधी का मतलब होता है ग्रोसर, जबकि हिंदी में इसका मतलब होता है परफ्यूमर यानी इतर बेचने वाला। गांधी की माँ पुतली बाई एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। पुतली बाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां बच्चा जन्म देते समय गुजर चुकी थी। घर में धार्मिक माहौल था, जैन और वैष्णव फिलोसॉफीज का स्ट्रॉन्ग असर था। गांधी पर भी इन चीजों का गहरा प्रभाव पड़ा। फास्टिंग, वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल और अहिंसा जैसी वैल्यूज भी वही से डेवलप हुई। मई 1883 में जब गांधी की उम्र सिर्फ 13.5 साल थी, उनकी विवाह कस्तूरबा माखन जी से हुआ जो उनसे 1 साल बड़ी थी। ये एक टिपिकल अरेंज चाइल्ड मैरिज था जो उस समय कल्चर में कॉमन था। 1885 में जब गांधी 15 के थे, उनकी फर्स्ट चाइल्ड का जन्म हुआ, लेकिन वो कुछ ही दिनों में गुजर गया। उसी साल उनके पिता करमचंद गांधी का भी निधन हो गया। ये तो बड़े इमोशनल शॉक्स थे गांधी के टीनेज लाइफ में। बाद में गांधी और कस्तूरबा के 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी ने पोरबंदर में प्राइमरी स्कूल और राजकोट में हाई स्कूल कंप्लीट किया। वो एकेडमिक ब्रिलियंस में एवरेज थे, ना फर्स्ट रैंकर ना फेलर्स। 10th एग्जाम पास करने के बाद गांधी ने भावनगर के सैमलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वह ज्यादा समय खुश नहीं रहे। उनका फैमिली चाहता था कि वो बैरिस्टर बने और इसी गोल से उन्हें लंदन भेजने का डिसीजन हुआ। 4 सितंबर 1888 को अपने 19वीं बर्थडे से 1 महीने पहले मोहनदास गांधी लंदन के लिए निकल पड़े, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई करने के लिए। इंडिया छोड़ने से पहले उन्होंने एक जैन मंक बैनर्जी के सामने अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस दोहराया, नो मीट, नो अल्कोहल और नो इमोरल बिहेवियर। लंदन पहुंचकर गांधी को सबसे पहले फूड और कल्चर का शौक लगा। इंग्लिश फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मीट और अनफेमिलियर मसाले उन्हें पसंद नहीं आए। उन्होंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढे और वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन गए। धीरे धीरे उन्हें सोसाइटी में इंपॉर्टेंस मिलने लगा और वो वेजिटेरियन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने पहली बार ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस लिया। लंदन में ही उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ मेंबर से हुई जो हिंदुज्म, बुद्धिज्म और स्पिरिचुअल यूनिटी में विश्वास रखते थे। उन्होंने गांधी को पहली बार भगवत गीता पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। यह किताब गांधी के जीवन का स्पिरिचुअल फाउंडेशन बन गई। उन्होंने कर्मा योगा, सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सेप्ट किया। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद गांधी ने इंग्लैंड और वाल्स बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट लिया और 1891 में इंडिया लौट आए, लेकिन बॉम्बे में लीगल प्रैक्टिस करने की कोशिश में वो अनसक्सेसफुल रहे। उन्हें ना क्लाइंट्स मिलते थे, ना ही कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंटली बोल पाते थे। फिर उन्होंने राजकोट लौटकर लीगल ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया, पिटिशंस और सिविल केसेस लिखना, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर से झगड़ा होने पर यह काम भी छिन गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्होंने इस इंसिडेंट को फेल अटेम्प्ट बताया जो उनके बड़े भाई ने उनके लिए करवाया था। उसी दौरान एक गुजराती बिजनेसमैन की फार्म ने गांधी को साउथ अफ्रीका भेजने का ऑफर दिया। 1 साल के लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर गांधी ने ऑफर एक्सेप्ट किया और 1893 में पहली बार भारत से बाहर गए एक लीगल एडवाइजर के रूप में। यही से गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, एक इंट्रोवर्ट बैरिस्टर से एक फेयरलेस एक्टिविस्ट तक। 1893 में मोहनदास गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे, एक इंडियन मर्चेंट की लीगल फार्म में एज लीगल एडवाइजर। ये जर्नी सिर्फ लॉ प्रैक्टिस तक सीमित नहीं रही, यही से गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका उस समय ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव बहुत गहरा था और ये डिस्क्रिमिनेशन गांधी ने खुद बहुत करीब से झेला। एक ऐसा ही इंसिडेंट जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी वो हुआ पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी ने फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी थी, लेकिन जब एक व्हाइट अंग्रेज यात्री ने उन्हें देखा तो रेलवे ऑफिसर ने उनसे डिब्बा छोड़ने को कहा। गांधी ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट था। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती डिब्बे से घसीटकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। एक
ठंडी रात में बिना सामान अकेले। यही वो रात थी जब मोहनदास गांधी एक बैरिस्टर से एक एक्टिविस्ट बनने लगे। उनके शब्दों में उस अपमान ने उनके अंदर एक नई आग जगा दी। ये पहली घटना नहीं थी। उसी यात्रा के दौरान गांधी ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े थे। एक व्हाइट अंग्रेज को तकलीफ हुई तो ड्राइवर ने उन्हें मारकर नीचे उतार दिया। कई बार होटल्स ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि वो इंडियन थे। एक और इंसल्टिंग घटना तब हुई जब एक साउथ अफ्रीकन जज ने गांधी को कोर्ट में अपनी टर्बन यानी पगड़ी उतारने का ऑर्डर दिया। गांधी ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये उनकी पहचान और डिग्निटी से जुड़ा था। इन इंसिडेंट्स ने गांधी को भीतर तक झकझोर दिया। वो समझ चुके थे कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा बल्कि पूरी इंडियन कम्युनिटी के साथ हो रहा है। साउथ अफ्रीका में इंडियन लोगों को बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था। उन्हें तीसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। कोई लीगल राइट्स नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं और हर पब्लिक जगह पर रेस्ट्रिक्शन ही रेस्ट्रिक्शन। गांधी ने अब अपने प्रोफेशन से एक स्टेप आगे जाकर अपनी आइडेंटिटी को लेकर लड़ना शुरू किया। उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को संगठित किया और धीरे धीरे एक सोशल एक्टिविस्ट बन गए। 1894 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि इंडियंस की आवाज उठाई जा सके। यही समय था जब उन्होंने पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया जो आगे चलकर सत्याग्रह में बदल गया। गांधी के लिए अब लॉ सिर्फ एक कैरियर नहीं था बल्कि इनजस्टिस के खिलाफ एक हथियार बन चुका था। उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, पैम्फलेट्स बांटे, मीटिंग की और अंग्रेजी शासन से डायरेक्ट सवाल पूछे, क्या इंडियन लोग ब्रिटिश एम्पायर के सिटीजन नहीं है? अगर है तो फिर उनके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों? साउथ अफ्रीका के 21 साल गांधी के जीवन के सबसे ट्रांसफॉर्मिंग साल बने। यहाँ उन्होंने एक नया दर्शन विकसित किया, सत्याग्रह। गांधी अब सिर्फ एक बैरिस्टर नहीं रहे, वो बन चुके थे एक रणनीतिकार, एक रिफॉर्मर और यही से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो इवेंचुअली उन्हें बना देगी बापू, भारत का राष्ट्रपिता। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स में धीरे धीरे एंट्री ली। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड थी वेस्टर्न एजुकेटेड लोगों से, लेकिन गांधी का तरीका अलग था, भीड़ के बीच जाकर काम करना। उनकी पहली सक्सेस थी चंपारण सत्याग्रह, जहां अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवा रहे थे। इसके बाद आया खेदा सत्याग्रह इन गुजरात। सूखा पड़ने के कारण किसान टैक्स नहीं भर पा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। गांधी ने सेल्फ हेल्प मॉडल अपनाया, गाँव में सफाई, स्कूल, हॉस्पिटल, वुमेन अपलिफ्टमेंट और फिर डायरेक्ट टैक्स रिफ्यूजल किया। इसके कारण ब्रिटिश झुके। 1919 में आया जालियनवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इस घटना ने गांधी जी को शॉक कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से हर तरह की कोऑपरेशन बंद कर दिए, इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, कोर्ट्स, स्कूल और जॉब्स। गांधी जी बोले, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बट थ्रू नॉन वायलेंस। 1921 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ जहां प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन जला दिए और पुलिस मारे गए। गांधी ने मूवमेंट वापस ले लिया और कहा, वायलेंस विल डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ आवर मूवमेंट। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर देशद्रोह का केस चला दिया। गांधी को 6 साल की जेल हुई, लेकिन 2 साल बाद ही छोड़ दिया गया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। जेल से निकलने के बाद गांधी ने दलितों के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें हरिजन यानी चिल्ड्रेन ऑफ गॉड कहा, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर उससे एग्री नहीं थे। जब ब्रिटिश ने दलित को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात की तो गांधी ने प्रोटेस्ट में उपवास शुरू कर दिया। अम्बेडकर ने कॉम्प्रोमाइज किया तो बना पूना पैक्ट, जिससे दलितों को रिजर्वेशन तो मिला लेकिन एक ही निर्वाचक मंडल में। गांधी ने 1930 में किया डांडी मार्च, नमक पर ब्रिटिश का टैक्स विरोध, 400 किमी यात्रा साबरमती से डांडी तक, और ये बना फ्रीडम मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट। ब्रिटिश ने 80,000 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। फाइनली गांधी इरविन समझौता हुआ, जिससे गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, लेकिन ब्रिटिश केवल माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे, फ्रीडम की नहीं। महात्मा गांधी ने 1906 में यह घोषणा की कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी शादीशुदा होते हुए भी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन यह ब्रह्मचर्य साधारण नहीं था, इसके पीछे उनका मकसद था इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण, माइंड ओवर बॉडी का सिद्धांत। लेकिन 1930 के बाद गांधी ने इसके लिए कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो आज भी विवाद का विषय है। क्या थे वो एक्सपेरिमेंट, चलिए जानते हैं। गांधी जी ने कई बार यंग लड़कियों और महिलाओं के साथ बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर में सोने का अभ्यास किया। उनकी पोती मोनू गांधी, जो उस समय सिर्फ 18-19 साल की थी, और एक अन्य लड़की आभा, उनके साथ अक्सर ये प्रयोग किए गए। गांधी जी कहते थे कि ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है, जिससे वो ये परखना चाहते हैं कि उनका मन और शरीर वासना से ऊपर उठ चुका है या नहीं। लेकिन ये किस तरह की एक्सपेरिमेंट है, आप ही बताओ। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ब्रिटिश ने बिना इंडियंस की अनुमति के इंडिया को वार में घसीटा। गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई। कांग्रेस लीडर्स जेल में थे, पूरा देश जल रहा था। गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मौत हुई और उनका सेक्रेटरी महादेव देसाई भी चल बसे। 1944 में गांधी जी को छोड़ा गया ड्यू टू पोर हेल्थ। वार के बाद ब्रिटिश समझ गए कि अब भारत को आजादी देनी ही होगी, लेकिन मुस्लिम लीग की डिमांड थी डिवाइड इंडिया और वी शैल डिवाइड इट आवरसेल्फ। गांधी इसके खिलाफ थे, बट नेहरू और पटेल पॉलिटिकल रियलिटी समझते थे। गांधी ने दांगे रोकने के लिए बंगाल और दिल्ली में शांति यात्रा की, लेकिन जब सरकार ने पाकिस्तान को 55
55 करोड़ रुपए देने से मना किया तो उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया, जिससे प्रेशर बढ़ा और पैसा दिया गया। फिर आई 30 जनवरी 1948 शाम 5:15। महात्मा गांधी अपनी पोती मोनूबेन के साथ बिरला हाउस में प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उनके स्टाफ के एक सदस्य गुरबचन सिंह अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहा, बापू आज आपको थोड़ी देर हो गई है। गांधी ने चलते चलते ही हंसते हुए जवाब दिया, अच्छे काम में जो लोग देर करते हैं उन्हें सजा मिलती है। तभी उनके सामने नाथुराम गोडसे आ गया और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। तभी गांधी के साथ चल रही मोनू ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, वैसे ही आज देर हो चुकी है। तभी 5:15 पर गोडसे ने मोनू को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेराटा पिस्तौल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां लग दी। गोलियां शरीर से होती हुई बाहर निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई। गांधी जी वही गिर पड़े। उनके मुंह से निकली आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे भागने का ट्राई नहीं किया बल्कि सरेंडर कर दिया। जब ट्रायल हुआ तो कोर्ट में गोडसे ने कहा, मैंने गांधी को मारा क्योंकि उनका मार्ग राष्ट्र के लिए विनाशकारी था। वो सिर्फ मुसलमानों की चिंता करते थे, हिंदुओं की नहीं। उन्होंने हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज किया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा अगर मैंने उन्हें ना रोका तो वो देश को और बर्बाद कर देंगे। गोडसे का ये बयान इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल कोर्ट स्टेटमेंट में से एक माना जाता है। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। उसके साथ नारायण आप्टे को भी फांसी हुई। गांधी चले गए, गोडसे भी चला गया, लेकिन ये बहस आज भी जिंदा है। देश को असली नुकसान किसने पहुंचाया? आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।